टिल देन आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ये टॉपिक इसलिए आज के दिन चूज किया है, रीजन इज आपका रिसेंटली एनिमल किंगडम खत्म हुआ है एज रिविजन, तो चीजें काफी कनेक्टेड हैं, लिंक्ड होंगी, क्योंकि आपको एनिमल पर्सपेक्टिव से सारे के सारे टिश्यू और उनके टाइप्स पढ़ने हैं। सो दैट इज द रीजन कि मैंने ये टॉपिक चूज किया है। प्लस ये क्या होगा, हमारा फटाफट फिनिश भी हो जाएगा, दैट इज वन पॉइंट। Okay, so let's start today's topic. Everybody, please, all 6 students, send your attendance. Okay, so let's start the topic then. First, we will discuss about tissue. क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि पर्टिकुलर एनिमल सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे किन सब चीजों से बना हुआ है। एवरीवन नोज नाउ कि बेसिक जो है दैट इज सेल, जो उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, दैट इज गोइंग टू बी सेल ऑलवेज। और वो सेल आपस में कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, यूनिटी के साथ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड वो यूनिटी के साथ फंक्शन करने की वजह से कंबाइंडली हम उसे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। ये चैप्टर में आपको ध्यान क्या रखना है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज पर योर रिविजन, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आइडिया कि इसमें क्या है। आपको 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, टिश्यू का ओरिजिन, उसका फंक्शन एंड उसके बाद उस टिश्यू का पोजीशन। आपके सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक के अराउंड आते हैं, उसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। ये 3 बातें आपको समझ में आ गई तो आपको मेजर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू रिलेटेड जो टॉपिक है वो इजी हो जाएगा और आप समझ पाओगे। नेक्स्ट, कुछ टर्मिनोलॉजीज इससे रिलेटेड। एवरीवन नोज व्हाट इज हिस्टोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, राइट। So studies of tissue is histology. ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आप सबको ध्यान रहना चाहिए। देन कुछ साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स और टर्मिनोलॉजीज इनिशिएट किए। सबसे पहले इंसान के बारे में जो आपको जानना है दैट इज मायर। मायर एक्चुअली उन्होंने क्या किया, हिस्टोलॉजी ये टर्म उन्होंने कॉइन किया था। सो ही कॉइन्ड द टर्म हिस्टोलॉजी। दूसरा, सेकेंड पर्सन इज अबाउट बिचेट। बिचेट इनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बताया कि टिश्यू कोई चीज होती है। सो ही ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म टिश्यू। And third person, that is Marcello Malpighi. What he did, actually, he is the founder of histology. He discovered कि let's make tissue, और उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज और रिसर्च है उसको एक कंप्लीटली डिफरेंट और सेपरेट ब्रांच बना दो। दैट्स व्हाट ही डिड। सो इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये 2-3 लोगों के नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, नॉट मोर देन दैट। कभी कभी साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि ये 3 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं जो आपको ध्यान में रखना ही है। सो वैसे ही ये 3 नाम जो आपकी हिस्टोलॉजी और इन जनरल टिश्यू से रिलेटेड है ना। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन, एज आई सेड, ओरिजिन, फंक्शन एंड पोजिशन। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए जो टिश्यू है वो मेजर 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। पहला ये एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, देन मस्कुलर एंड उसके बाद नर्वस। ये मेजर 4 कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन their origin, function and position. Okay, Priya is asking difference between coined and discover. Coined means टर्मिनोलॉजी अगर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सिर्फ हम वर्ड दे रहे हैं, नॉट द थियोरी, सिर्फ वर्ड के बारे में या टॉपिक दे रहे हैं, दैट इज कॉइंड। एंड डिस्कवरी मींस नथिंग टू डू विद द थियोरी। उस पर्सन ने प्रैक्टिकली कोई चीज डिस्कवर की या फिर उस चीज को बनाया, दैट इज द डिस्कवरी। या फिर कोई चीज नई है वो खोज के निकाला है,
दैट इज डिस्कवर करना. ओके, देयर इज अ डिफरेंस. दो तीन वर्ड्स होते हैं जो जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड रिसर्च. कैन एनीवन टेल मी इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको ये लाइफ टाइम ध्यान रखना है, ये टर्मिनोलॉजीज. ओके, एनीवन in the class other than Priya, because Priya is confused? First invention जो कि एकदम नया है, जो आपने बनाया है और अब तक आपसे पहले कोई किसी ने भी ना उस आइडिया के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में किसी ने नहीं सोचा. दैट इज इन्वेंशन. डिस्कवर मीन्स इट इज ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी है, इस दुनिया में प्रेजेंट है, बट लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. तब आप खोज कर निकालोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जाते हैं बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑलरेडी देयर, उनको क्रिएट या इन्वेंट नहीं कर सकते आप. सो दैट इज डिस्कवरी. तो वो ऑलरेडी वहां पे था बट हमने नोटिस नहीं किया. दैट इज डिस्कवरी. एंड रिसर्च, डिस्कवरी के ऊपर कंटिन्यूअस सर्च किया जा रहा है ताकि उसमें मॉडिफिकेशन ला सके. दैट इज द रिसर्च. ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. सो पीपल डू रिसर्च, पीपल डिस्कवर थिंग्स एंड फ्यू आर द पीपल हु इन्वेंट थिंग. वो टॉप पे रहते हैं जो इन्वेंशन करते हैं वो. ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर कंफ्यूजन. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, सो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. अभी वन बाय वन इनके फंक्शंस को देखेंगे. एवरीवन नोज, आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि इनके क्या क्या फंक्शन है. मैं बस आपको याद दिला रही हूँ. बट जो भी मैं आपको टाइप्स और इनके डिफरेंशिएशन बताऊंगी दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मॉड्यूल. रीजन ये है, आपने अब तक एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा है. आई थिंक बहुत बच्चों ने तो एनसीईआरटी भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है. अभी क्या होगा कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा वन स्टेप या टू स्टेप डीपर अगर इंफॉर्मेशन दूंगी तो आपको कुछ याद रहेगा. उसका एटलीस्ट 50% 60% आप याद रखोगे, जिससे कि आपकी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगी. दैट इज माय टारगेट. सो बेस्ड ऑन दैट मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी दे रही हूँ अबाउट एपिथेलियल. एपिथेलियल का काम क्या है? चीजों को कवर करना, प्रोटेक्ट करना. यही तो मेजर वर्क है इसका. तो कवरिंग, प्रोटेक्शन या एपिकल सरफेस को रैप करना. हमारी पूरी बॉडी को रैप करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू. एंड एपिथेलियल टिश्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अवस्कुलर नेचर का है. सो देर आर मेनी थिंग्स जो कि इसमें इन्वॉल्व है. नेक्स्ट, कनेक्टिव. कनेक्टिव मीन्स चीजों कनेक्ट कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन हो, मेजर काम तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. देन टिश्यू बाइंड करने में हेल्प करेगा. रीचेबिलिटी, नेटवर्किंग. हमारी बॉडी में ओवरऑल नेटवर्किंग बढ़ाने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू. ताकि एक चीज जो एक पर्टिकुलर बॉडी में हो रही है वो दूसरे रीजन तक पहुंच सके. तो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन या फिर पर्टिकुलर मसल्स या टिश्यूज या जो भी चीजें हैं उनको बाइंड करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करवाना, एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर देने में जो हेल्प करता है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. कहीं ना कहीं सिमिलर फंक्शन मसल का भी है. तो ये भी हमें हमें डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर देते ही हैं. बट मसल का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है टू गिव अस स्ट्रेंथ. और ये स्ट्रेंथ जो हम बोलते हैं साइंटिफिकली, इट इज व्हाट? इट इज रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मसल्स के अलावा इफ यू विल नोटिस और किसी टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की कैपेसिटी नहीं होती है. व्हाई? बिकॉज कैल्शियम आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वजह से मसल्स क्या होते हैं? प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवा पाते हैं. और उसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम कॉमन लैंग्वेज में स्ट्रेंथ बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास स्ट्रेंथ है. रीजन, उसके मसल फाइबर स्ट्रांग है यानी एक्टिव है, उसके प्रोटीन्स एक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं. दैट इज द बेसिक रीजन. देन नर्वस. अब आपके जितने भी तीनों टिश्यूज हैं उनका जो कॉमन अलाइनमेंट है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और वो मैसेजेस सही जगह पे सही तरीके से पहुंच रहे हैं कि नहीं, उसका ख्याल कौन रखेगा? नर्वस. तो ओवरऑल किसमें हेल्प कर रहे हैं? आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जो भी टिश्यूज हैं उनको कंट्रोल में भी रखना है, उनको ध्यान रखना है, उनका पीरियोडिक मूवमेंट करवाना है. एंड एवरी स्टेप पे क्रॉस चेक कौन करेगा? नर्वस सिस्टम.
सो दीज 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हेल्प, ये क्या करते हैं, इन्हीं चारों को मिला के पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्ड होती है, चाहे वो लोअर हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो। ये टाइप के टिश्यूज चाहे बेसिक फॉर्म में क्यों ना हो, प्रेजेंट जरूर रहते हैं। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? शैल आई चेंज द स्लाइड? इतना हो गया, मैं चेंज कर दूं इसे? ओके। सो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, वन बाय वन अब एक एक टिश्यूज को देखते हैं इन डिटेल की एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी एपिथेलियल टिश्यू। अभी एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो ये बॉडी के फ्लूइड को फेस करेगा या तो ये एनवायरनमेंट को फेस करेगा, क्योंकि ये चाहे इनर मोस्ट हो या आउटर मोस्ट हो, ये एपिकल रीजन ही हमेशा कवर करता है। सो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ईदर फेसेस बॉडी और एनवायरनमेंट, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा इसका ओवरऑल फंक्शन बोलो या फिर काम बोलो तो ये कवरिंग का काम कर रहा है, ओवरऑल रैपिंग का काम कर रहा है, सरफेस को कंप्लीटली पैक करना है। देन इनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स का अगर बेसिक नेचर देखें तो दे आर कॉम्पैक्टली पैक। कॉम्पैक्टली पैक्ड होना क्यों जरूरी है? अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का आउटर मोस्ट पार्ट एपिथेलियल टिश्यू है तो उसके सेल्स के बीच में कॉम्पैक्ट पैकिंग या फिर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस रिक्वायर्ड है। व्हाई? ताकि फॉरेन इन्वेजन ना हो पाए, पैथोजेंस अटैक ना कर पाए। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वन ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है, प्लस ये एरिया, रीजन्स, एनवायरमेंट डिवाइड भी करवा रहा है। तो इसीलिए इनके जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा दैट विल बी कॉम्पैक्टली पैक। दूसरा, लिटिल और नो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है हमारा? जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है बिटवीन टू सेल्स, जो कि लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, सेमी लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। सॉलिड किन केस में होते हैं? बोन्स के केस में हो जाते हैं। तो उस चीज को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आप ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे ग्राउंड सब्सटेंस वर्ड भी यूज किया जाता है। तो अगर ऐसा वर्ड यूज किया जाए टिश्यू के केस में तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज अबाउट मैट्रिक्स ओनली। सो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो इनका कॉम्पैक्ट पैकिंग की वजह से जब स्पेस ही नहीं होगा तो मैट्रिक्स भी उतना ही कम अवेलेबल होगा। ठीक है। देन इनका बेसिक नेचर अवस्क्यूलर, ये तो हो गया। देन अब अगर मैं दूसरी चीज बात करूं इनके ओवरऑल ओरिजिन की, सो ओरिजिन क्या है एपिथेलियल का? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और दूसरी चीज अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, डिफाइन करें और इनके स्ट्रक्चर की स्टडी पे थोड़ा फोकस करें। सो सपोज ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये सेल्स हैं उसके कॉम्पैक्टली पैक, दिस इज न्यूक्लियस। तो अवस्कुलर तो है, तो क्वेश्चन ये आता है कि इफ दिस इज अवस्कुलर तो इनका, इनके पास न्यूट्रिशन आता कहाँ से, इनकी कनेक्टिविटी होती कैसे? तो वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इनका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो दो टाइप से बना है। पहला जो लेयर आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का दैट इज बेसल लेमिना, जो कि ये एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करते हैं, इनका ही काइंड ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट है ये। एंड सेकेंड जो लेयर आता है दैट इज रेटिकुलर लेमिना, जो कि कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करता है। कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करेगा और ये कंप्लीटली इनको कंबाइनली हम क्या बना देंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा? आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड वेसल्स होंगे या फिर एडिपोज टिश्यूज होंगे और मे बी अनदर काइंड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जहां तक ब्लड सप्लाई आती है। सो ब्लड सप्लाई आपकी इसी रीजन तक रहेगी। इफ वी ट्राई टू लेबल इट, दिस इज योर एपिथेलियल, ये हो गया आपका बेसल लेमिना, देन ये हो गया आपका रेटिकुलर लेमिना और ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू।
ये है आपके एपिथेलियल टिश्यू का ओवरऑल अरेंजमेंट कि इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इन एवरीवन, इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, रिगार्डलेस वो ह्यूमन है या कोई और एनिमल है। बट करेंटली हम जो भी रेफरेंसेस हैं, एग्जांपल्स या लोकेशन वाइज अगर रेफरेंस देखेंगे तो रेफरेंस हम ह्यूमन को ही रखेंगे। ओके, सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एपिथेलियल टिश्यू का होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने ये देख लिया कि कैसा उसका अरेंजमेंट है और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। पहला होता है सिंपल एंड दूसरा होता है कंपाउंड। अभी जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सीलिएटेड, सिंपल कॉल्यूमिनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन अगर है तो कॉल्यूमिनर के ही है। और एक और कैटेगरी है जो हम पढ़ते हैं विच इज समथिंग एक्स्ट्रा फॉर यू, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। उसको क्यों हमने रखा है सिंपल में? स्यूडो का मीनिंग है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग है मल्टीपल लेयर्स। तो ऐसा दिखता है कि अपीयर होता है कि मल्टीपल लेयर्स हैं, बट एक्चुअली नहीं होते, सिंगल लेयर्स ही होते हैं, इसीलिए सिंपल में डाल रहे हैं। दूसरा कंपाउंड, तो कंपाउंड भी दो डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज में आ जाता है। एक होता है स्ट्रेटिफाइड, इन डेप्थ आपको सिर्फ स्ट्रेटिफाइड ही पढ़ना है और कोई इन डेप्थ नहीं पढ़ना। दूसरा है ट्रांजिशनल। ओके, ट्रांजिशनल सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग और कैटेगरी के लिए आप रखो, बट स्ट्रेटिफाइड जो है वो मेजर टाइप है जिसके बारे में आप इन डिटेल पढ़ोगे इन कंपाउंड वन। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये मेजर दो कैटेगरीज हैं पढ़ना है। वैसे तो कंपाउंड में ये सारे के सारे फिर से आ जाते हैं, बट यही दो इंपॉर्टेंट है जो कंसिडर किए जाते हैं। स्क्वैमस में भी दो चीज हो जाती है, दैट इज केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। डज एनीवन अंडरस्टैंड्स द मीनिंग? इसका मीनिंग क्या हुआ केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड का? एनीवन फ्रॉम द क्लास? मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ओके, फोकस ऑन द वर्ड केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन है, हमारे बालों में केराटिन है। सो ऐसे भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं इन सम ऑर्गेनिजम्स जिनकी स्किन, जिनका आउटर पार्ट जो है दैट इज केराटिनाइज्ड। इट्स योर होमवर्क, लेट्स फाइंड आउट। डज ह्यूमन स्किन, क्योंकि हमारी स्किन भी एपिथेलियल ही है ना, सो डज ह्यूमन स्किन इज केराटिनाइज्ड और नॉट? क्योंकि स्नेक का तो होता है। जस्ट फाइंड आउट दिस आंसर। लेट्स सी कि कितने बच्चे क्या क्या ढूंढ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट और नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंसिडर करेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास में आप आ रहे हो तो मैं ऑफलाइन में पूछूंगी फिर। सो स्नेक्स में होता है, रेप्टाइल्स की स्किन में केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है, आउटर मोस्ट जो उनका लेयर है, दैट इज फॉर श्योर। और ये एनिमल किंगडम में आप पढ़ोगे भी, क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। बट ह्यूमन स्किन में होता है कि नहीं ये आप पता करके हो, दैट इज ऑलवेज अ डिबेट और ये हमेशा क्वेश्चन रहता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ केराटिन। यस मैम, हेयर में प्रेजेंट होता है ना केराटिन? करेक्ट, हमारी हेयर में प्रेजेंट होता है। फिर तो प्रेजेंट होगा ना हमारे स्किन पे भी, क्योंकि स्किन पे भी हेयर्स होते हैं। करेक्ट। सो पंकज कह रहे हैं यस, तो मैं पंकज का आंसर भी यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि कल को कोई ये ना बोले कि यस नहीं नो बोला था। तो पंकज का आंसर है यस। अगर किसी और का कोई आंसर है तो वो भी मुझे बता देना। एंड लेट्स फाइंड आउट ऑल्सो, गूगल करो या बुक में है तो वो पढ़ो, थोड़ा डिटेल में देख कर आओ एक्चुअली की राइट आंसर क्या है। ओके, सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी वन बाय वन सारे टाइप्स मैं फटाफट आपको रिवाइज करवाती हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई सबको एपिथेलियल टिश्यू की? यस मैम। ओके, शैल आई चेंज दिस स्लाइड? यस मैम। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी जो कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की है, इट इज अबाउट स्क्वैमस। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल एपिथेलियल में ही कंसिडर करेंगे। अभी जो इनकी कैटेगरी थी, एज आई सेड, नंबर ऑफ लेयर्स, इनके टिश्यूज या सेल के कितने लेयर्स बन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
तो जो सिंपल है दैट इज ऑलवेज अबाउट वन लेयर. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी शेप कोई भी हो, कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, मॉडिफिकेशन हो, लेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, दैट इज सिंपल. कंपाउंड में क्या हो रहा है, मल्टीपल लेयर्स आ रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा लेयर्स आपको देखने को मिलेगा और उनके बीच में चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज अबाउट कंपाउंड. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लेयर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन लेयर. स्क्वैमस का अगर शेप देखें सो इट इज ऑलवेज थिन, फ्लैट, स्केल लाइक. ऐसा लगता है प्रॉपर एक लेयर है फ्लैट सेल्स की और स्केल की तरह दिखता है. इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज ऑलवेज प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका न्यूक्लियस आपको सबसे पहले दिखेगा. ओके, बड़ा सा सेंट्रली अलाइंड न्यूक्लियस आपको दिखेगा, दैट इज द सिंपल स्क्वैमस टिश्यू. नेक्स्ट अबाउट इट्स लोकेशन, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है. रेफरेंस हमेशा ह्यूमन बॉडी ही रहेगी, तो मैं ह्यूमन बॉडी का ही एग्जांपल दूंगी. तो हमारी एल्वियोलाई लाइनिंग वहां पे प्रेजेंट है. देन इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और मे बी बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके जो वॉल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट है. अभी एक चीज नोटिस करो लोकेशन वाइज क्या कॉमन दिख रहा है, जहां भी किसी ना किसी टाइप का एक्सचेंज हो रहा है. एल्वियोलाई में गेशियस एक्सचेंज होगा, ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिशन का लेन देन होता है, यहाँ पे तो मेन फिल्टर ही होता है, प्रोटीन एक्सचेंज होते हैं और उनको फिल्टर आउट किया जाता है. तो ये जो मेजर प्रॉपर जहाँ पे भी एक्सचेंज होगा वहां पे स्क्वैमस टिश्यू होगा. क्यों, फ्लैट है, सिंगल लेयर है, तो एक्सचेंज जो होगा दैट विल बी कंप्लीटली इजी. तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारे प्रोसेसेस इजी हो जाते हैं, दैट इज द मेन रीजन. सो दिस इज अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियल. सेकेंड टाइप हमने क्या देखा था, क्यूबॉइडल. अभी क्यूबॉइडल का शेप क्या होगा, क्यूबॉइड लाइक, ऑफ कोर्स क्यूबिकल लाइक शेप होगा उसका. देन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वन लेयर ऑफ कोर्स, देन क्यूबिकल, इसका शेप, इसका नाम इसीलिए हुआ है. इनके पास जो न्यूक्लियस होता है दैट इज राउंड न्यूक्लियस एंड इट इज सेंट्रली अलाइंड. इसका लोकेशन के बारे में अगर डिस्कस करें कहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, सो लोकेशन इज सलाइवरी डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ओवरीज, और ओवरी से ही मिलता जुलता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके. देन कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी. सो कॉमन आपको क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे भी ट्यूब्यूल, डक्ट, पैसेज लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल मिलेगा. सो दीज आर द लोकेशंस जहां पे क्यूबॉइडल प्रेजेंट है. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम कि एग्जैक्टली ये दिखते कैसे हैं. तो पहला तो स्क्वैमस का मैं बना देती हूँ. तो स्क्वैमस यानी फ्लैट एंड थिन, दिस इज द स्ट्रक्चर. और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, बेसल मेम्ब्रेन, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है. क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है तो इसका न्यूक्लियस भी आपको इजीली दिखेगा. लेट्स ड्रॉ दिस क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल में क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो इनका स्ट्रक्चर है दैट इज क्यूबिकल लाइक, समथिंग लाइक दिस. विड्थ आ गई इनमें. अब इनके जो अभी तक इससे पहले विड्थ नहीं आई थी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज क्यूबिकल और क्यूबॉइडल. और सेंट्रली अलाइंड न्यूक्लियस, इस टाइप का अलाइनमेंट आपको दिखेगा, दैट इज क्यूबॉइडल. नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास दैट इज कॉल्यूमिनर. कॉल्यूमिनर क्या होते हैं, वन लेयर, ऑफ कोर्स सिंपल एपिथेलियल है तो ओवरऑल सेल क्या होंगे, दैट विल बी पिलर लाइक, इलोंगेटेड, पिलर लाइक और कॉलम लाइक, ये स्ट्रक्चर होगा. अब क्योंकि ओवरऑल सेल का भी लेंथ बढ़ गया है तो न्यूक्लियस का भी लेंथ बढ़ेगा. सो इट हैज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, प्लस इट विल बी प्रेजेंट नियर बेस.
ये इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। प्लस जो इसका आउटर सरफेस होता है वो स्लाइटली ब्रॉड हो जाता है। सो यू ऑल कैन राइट आउटर सरफेस इज स्लाइटली ब्रॉडर। ये हो गया अबाउट कॉल्यूमिनर। इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो इट्स लोकेशन इज इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन। ये एक मेजर लोकेशन है। इनर सरफेस ऑफ स्टमक ऑल्सो, देन गॉल ब्लैडर, यूट्रस, ओके। देन आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो सारे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉल्यूमिनर टिश्यू ही है। सो बेसिकली जहां पे भी ग्लैंडुलर फॉर्मेशन है, गॉबलेट सेल्स बनने हैं, किसी ना किसी टाइप का सिक्रीशन होगा, वहां पे उस पर्टिकुलर सेल्स का जो भी मॉडिफिकेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी, सॉरी, शेप जो होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्यूमिनर ओनली। लेट्स सी द स्ट्रक्चर की वो कैसे देखेंगे। सो दे आर व्हाट, कॉलम लाइक और पिलर लाइक, एंड उनका जो आउटर पार्ट है दैट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू बेसल पार्ट, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। तो ये हो गया कॉल्यूमिनर लाइक, ये इनका बेसल मेम्ब्रेन, एंड देन ये इनके इलोंगेटेड न्यूक्लियस टुवर्ड्स बेस। अगर मॉडिफिकेशंस होते हैं, यही सेल्स गॉबलेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही सेल्स में सीलिया प्रेजेंट हो जाता है, और यही सेल्स होते हैं जिनमें विलाय भी प्रेजेंट होता है। So this type of modification or arrangement happens in columnar epithelial. यहां तक सबको समझ में आया? Any Yes, doubt? ma'am. No No, doubt? ma'am. Okay. चलो, shall I change this? ये change कर दूं मैं? Yes, ma'am. Okay. So हमारा फोर्थ कैटेगरी है सीलिएटेड। अब तो मैंने आपको बता भी दिया सीलिएटेड क्या होता है। सो बेसिकली सीलिएटेड का जो मेजर अरेंजमेंट है या ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है? कॉल्यूमिनर से हुआ है। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉल्यूमिनर सेल। दूसरा, इसमें एक ही डिफरेंस होगा कि इसके पास क्या प्रेजेंट है? सीलिया। एट अपर रीजन, ये एक चीज हो गई। व्हाई इट इज प्रेजेंट? टू मूव द पार्टिकल। ऊपर सरफेस पे कोई भी पार्टिकल्स हैं, किसी को ट्रैप करना है, उनको मूव करना है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया प्रेजेंट होंगे, यानी स्मॉल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द लोकेशन, कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। सो दे आर लोकेटेड इन द इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, यही रीजन है कि जो आपका म्यूकस फॉर्म होता है इन योर नेजल पैसेज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो कहाँ पे होता है? टुवर्ड्स आउटर साइड, मींस बॉडी के आउटसाइड वो ट्रांसफर किया जाता है। वो सीलिया ही है जो उनका मूवमेंट ऐसा रखते हैं। देन और कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब, इनमें प्रेजेंट होगा। देन नेफ्रॉन्स। सो दीज आर द मेजर लोकेशंस जहां पे पार्टिकल्स को मूव करना है या फिर शिफ्ट करना है, तो वहां पे सीलिएटेड एपिथेलियल प्रेजेंट होंगे। देन हमारी लास्ट कैटेगरी जो एक्स्ट्राज में आती है दैट इज अबाउट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। वर्ड का मीनिंग क्या है? स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर, बट एक्चुअली दिस इज वन लेयर। इनका साइज इरेग्युलर होता है। जैसे इससे पहले जो भी आपने टाइप देखे उनमें जो ओवरऑल साइज है इट इज समवेयर सेम, तो उनका यूनिफॉर्म लेयर आपको दिखेगा। इनका साइज क्या होगा? इट वेरीज। एक्चुअली होते तो ये भी कॉलमिनर शेप भी है, बट दे आर ऑफ अनइक्वल साइजेस, और अनइक्वल साइज होने की वजह से दे अपीयर टू बी मल्टीपल लेयर, और मल्टीपल लेयर अपीयरेंस की वजह से उनको स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, बट दे आर फॉल्सली अरेंज्ड। दूसरी चीज, इनका लोकेशन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो ये प्रेजेंट होंगे आपके पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में,
then male urethra, trachea, लार्ज ब्रोंकाइज जो होते हैं, मेजरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये मिलेंगे, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ब्रोंकाई में एक और चीज प्रेजेंट होती है, मैं नाम लिखती हूँ, आप बताना आप सबने ये लाइन पढ़ी है या सुनी है या नहीं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ब्रोंकाई के लिए हमेशा यूज किया जाता है ये वर्ड। सुना है किसी ने? एनीवन फ्रॉम द क्लास ये बात सुनी है या नहीं सुनी है? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। नहीं सुना तो आपको एक्सप्लेन कर दूं। ब्रोंकाई में अगर पूछे ऑप्शंस में कि इनमें से कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, अगर लार्ज ब्रोंकाई कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, नो डाउट अगर ऑप्शन में सिर्फ सीलिएटेड है तो राइट ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में सिर्फ सूडोस्ट्रेटिफाइड है तो राइट ऑप्शन है, बट अगर ऑप्शन में ये भी है और साथ में ये वर्ड भी लिखा हुआ है PCCE, यानी सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, दैट यू ऑलरेडी नो इसका मीनिंग क्या है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल का डेरिवेटिव फॉर्म सूडोस्ट्रेटिफाइड। सीलिएटेड मींस उसमें एक और चीज एडिशनल पॉइंट ये हो गया, उसी कॉल्यूमिनर में सीलिएटेड भी है एपिथेलियम। तो ये जो अरेंजमेंट, अगर ये वर्ड लिखना है ना, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट टर्म, तो आपको हमेशा ये ही टिक करना है, फिर चाहे ये सब लिखे हुए हो या ना लिखे हुए हो, फिर भी ये टिक करना है। अगर ये वर्ड नहीं है, ये है ही नहीं, इनमें से कुछ दिया हुआ है कोई एक, तब आपको वो ऑप्शन रखना है। बट कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या होता है इसका मीनिंग? यस मैम। ओके, एक होमवर्क और आप लोगों के लिए। होमवर्क ये है, फाइंड आउट व्हाट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी तक तो सारे मॉडिफिकेशंस मैंने बता दिए आपको कॉल्यूमिनर के, आपको ये पता करना है कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है। एक लाइन में मिल जाएगा आपको, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ब्रश बॉर्डर है तो कहीं ना कहीं यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि ब्रश बॉर्डर दिया है तो क्या कह रहे हो। ओके, चलो ये चेंज कर दो स्लाइड। यस मैम। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया क्या अभी तक? सिंपल एपिथेलियल। नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल। ये हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है। कंपाउंड में दो टाइप देख लिया था, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। तो स्ट्रेटिफाइड सबसे पहले हम देखेंगे, तो पहली कैटेगरी हमारी हो गई स्ट्रेटिफाइड की। कंपाउंड बना ही इसलिए यानी मल्टीपल लेयर्स है, तो स्ट्रेटिफाइड का पहला नेचर तो क्या होगा? दे हैव मेनी लेयर, ये एक चीज हो गई। देन इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेटिफाइड का, वो हमेशा ध्यान रखना, इनका जो डीपेस्ट लेयर होता है यानी सबसे बॉटम का जो लेयर होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा है, दैट लेयर विल ऑलवेज बी क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। यानी अगर ये मल्टीपल लेयर्स बन रहे हैं तो जो लास्ट लेयर होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। उसके ऊपर वाले लेयर्स के शेप और साइज चेंज हो सकते हैं, दैट इज उसी के बेसिस पे, इन लेयर्स के बेसिस पे इनकी कैटेगराइजेशन होती है। तो बॉटम लेयर तो ऑलवेज सेम रहेगा हमेशा, इधर क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। इनके टॉप लेयर्स जो होंगे उनके शेप में चेंजेस आता है, तो अगर वो स्क्वैमस है तो स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड हो गया, अगर वो क्यूबॉइडल ही है तो क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, कॉल्यूमिनर होंगे तो कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। तो इस बेसिस पे इनके नाम जो होते हैं वो चेंज होते हैं, इनका कैटेगराइजेशन इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की वजह से करते हैं। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन MCQ इससे भी आता है। तो पहला जो कि मैंने बताया, पहला कैटेगरी क्या पढ़ना है? स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड। अभी स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड मतलब इसका सुपरफिशियल लेयर होगा दैट विल बी फ्लैट, बट डीपेस्ट लेयर विल ऑलवेज बी दिस और दिस। सुपरफिशियल लेयर इज फ्लैट सेल्स, ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। दूसरा, इनके जो आउटर लेयर है उनमें इधर कैरेटिन प्रेजेंट होंगे और कैरेटिन एब्सेंट होंगे।
तो अगर इनमें केराटिनाइज्ड है लाइक स्नेक्स और अदर रेप्टाइल्स तो इट इज केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर नहीं है यानी आप उन सब चीजों में कोई भी केराटिन सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर जिनमें केराटिन होती है केराटिनाइज्ड, मैं उसका एग्जांपल बस लिख रही हूँ स्नेक, एंड नॉन केराटिनाइज्ड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपका होगा इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, देन फेरिंग्स कनेक्टेड है दोनों, देन ईसोफेगस, ऑफ कोर्स ये भी उसके बाद कंटिन्यूअस में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वजाइना और सर्विक्स, these are the major locations जहां पे non keratinized squamous stratified epithelial tissue present होते हैं। that is one of the point। कभी कभी सारे वर्ड्स एक साथ एक बीच में डाल देंगे और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसकी मीनिंग निकाल लो। तो मीनिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि क्या वर्ड कह रहा है। स्ट्रेटिफाइड कह रहा है तो उसका डिपर लेयर क्या होगा, सुपरफिशियल लेयर क्या होगा, इस पे आपको ध्यान रखना है। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस अगर आपने ये चीज ध्यान रखी तो। दूसरा क्यूबॉइडल, अब क्यूबॉइडल होगा तो यानी सुपरफिशियल लेयर विल बी क्यूबिकल शेप्ड। ठीक है, अभी इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते कहाँ हैं वो बता देती हूँ एग्जांपल या लोकेशन वाइज। इट इज प्रेजेंट इन सेलेमेंडर, सेलेमेंडर के एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होता है। दिस इज द मेजर लोकेशंस। तो इतना तो पता चल गया ह्यूमन में नहीं है ये जो भी कैटेगरी है, और ओवरऑल हम एनिमल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट क्यूबॉइडल। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी जो थी दैट इज ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल इट इज एक्चुअली इसके डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं, इसमें और स्ट्रेटिफाइड में एक ही डिफरेंस है। इसमें नंबर फिक्स होगा कि 4 to 6 लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। तो इनका जो बेसल लेयर होता है इनके फॉर्म भी फिक्स होते हैं। इनका बेसल लेयर यानी डीपेस्ट लेयर दैट इज क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर, ये तो कॉमन सेंस हो गया। और इनका जो सुपरफिशियल लेयर होता है दैट इज ग्लैंड्यूलर एक्चुअली, यानी किसी ना किसी टाइप का ग्लैंड होगा या फिर आप बोल लो ग्लोब्यूलर, किसी ना किसी टाइप का ग्लैंड और ग्लोब्यूलर प्रेजेंट होगा। दैट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी रिमाइंडिंग यू दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये कैटेगरी आपने शायद पढ़ी भी नहीं होगी, एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं है, रेफरेंस बुक्स में ये मिल जाता है। कभी बोले बटके 10 साल 20 साल में एक दो क्वेश्चन आए हैं, सो इसीलिए सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, याद नहीं रहता है देन ऑल्सो फाइन। इनमें ट्रांजिशन है यानी एक ही चीज इनसे उम्मीद की जाती है दैट इज द इलास्टिसिटी। सो दे आर वेरी गुड इन इलास्टिक फॉर्म। ये फ्लेक्सिबल हैं, अपने नेचर और अपने फॉर्म को वापस से अटेन कर लेते हैं और चेंज कर लेते हैं। दैट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव। एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट कंपाउंड एपिथेलियल? यस मैम। ओके, एनी डाउट स्टिल हियर, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे बताना है एपिथेलियल टिश्यूज में, ये तो थे नॉर्मल, हमने सुपरफिशियल इनकी अंडरस्टैंडिंग देख ली कि क्या क्या प्रेजेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बतानी है दैट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये एक अलग ही कैटेगरी है जो बताई जाती है या आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ग्लैंड के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन ही इसी जगह से आते हैं, कभी स्क्वैमस एपिथेलियल का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ये हमेशा आएगा फ्रॉम ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप लोग याद रखो, इनका मॉडिफिकेशन किससे होगा, या तो क्यूबॉइडल या तो कॉलमिनर, मेजर कॉलमिनर रहेगा। ये इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, यही इनका मेजर मॉडिफिकेशन है, या तो क्यूबॉइडल और कॉलमिनर। देन इनके ओवरऑल डिपेंड करता है इनके नेचर और इनके डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से इनको हमने इनके टाइप्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ये वैरी करते हैं, बुक टू बुक वैरी करते हैं, बट स्टिल कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ।
पहला कैटेगरी है दैट इज नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लैंड्स को बनाने में, उसके ऊपर भी इनके डिवीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो नंबर ऑफ सेल्स में पहला तो आ जाएगा यूनिसेलुलर। अगर एक ही सेल कंप्लीटली वही ग्लैंड बना हुआ है, इट मींस वो हो जाएगा यूनिसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी आइसोलेटेड फॉर्म, आइसोलेटेड ग्लैंड्स हो जाएंगे वो। ऐसे कहाँ मिलते हैं? एलिमेंट्री कनाल्स में मिलते हैं। एक ही सेल्स गॉबलेट की तरह शेप ले लेता है और प्रोडक्ट अपने सिक्रीट करते हैं, सो एलिमेंट्री कनाल में मिलेगा। दूसरा हो गया, अब यूनिसेलुलर है तो दूसरा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यानी ग्रुप ऑफ सेल्स और क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कंबाइनली फॉर्मिंग अ ग्लैंड। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग को देखकर, बस इनका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, सो दे आर, गैस्ट्रिक कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टमक में। तो ये सारी क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स इनको कैटेगराइज किया है। देन एक और कैटेगरी आ जाती है दैट इज साइट ऑफ सिक्रीशन, कि वो कहाँ पे और कैसे सिक्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर है। बेसिकली कहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं उससे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस इज साइट ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन के बेसिस पे तीन टाइप है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। अभी इनका मीनिंग क्या है कि एक्सोक्राइन का मीनिंग क्या है इनका? ओके, एक्सोक्राइन मींस ओपन इनटू इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस। पूरे के पूरे बड़े सरफेस पे कंप्लीटली ओपन हो रहा है पूरा का पूरा ग्लैंड, डायरेक्टली उसका आउटलेट ओपन हो रहा है, प्रोडक्ट सिक्रीट कर रहा है, दैट इज एक्सोक्राइन। सो यू ऑल कैन राइट opens into internal और external surface। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं ऐसे कहाँ पे मिलते हैं, सो एग्जाम्पल इज म्यूकस, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी डायरेक्टली हमारे बकल कैविटी रीजन में ओपन हो जाता है और कहीं नहीं जाता, ब्लड वेसल्स में या कहीं और कांटेक्ट में नहीं रहता है। ईयर वैक्स, आपका ईयर वैक्स भी डायरेक्टली इन्वायरमेंट के बाहर आता है। देन सिबेशियस ग्लैंड, यानी आपका काइंड ऑफ ऑयल ग्लैंड कह लो, तो ऑयल भी क्या हमारे स्किन के बाहर सरफेस पे आती है। मेमोरी ग्लैंड एंड मेनी मोर एग्जांपल्स, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जो कि यानी आउटर या इंटरनल एनवायरनमेंट में ही बड़े सरफेस पे डायरेक्टली सिक्रीट कर रहे हैं, दैट इज एक्सोक्राइन। देन सेकंड कैटेगरी हो जाती है इसी में एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मींस टिश्यूज या फिर ब्लड सिस्टम, इनमें सिक्रीट कर रहा है, दैट इज एंडोक्राइन। सिक्रीट इनटू टिश्यूज और ब्लड, अगर इस टाइप का सिक्रीशन है तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। सो इसका एग्जाम्पल आपके हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, जितने भी हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे एंडोक्राइन है, क्योंकि वो आपके ब्लड सिस्टम में डायरेक्टली जाते हैं और उस पर्टिकुलर साइट पे चले जाते हैं, लोकेशन पे चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सी हो गया हमारा हेटेरोक्राइन। हेटेरो यानी जो भी है सब मिक्स, एक्सो और एंडो मिक्स, सो बोथ एक्सो एंड एंडो, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे दैट काइंड ऑफ ग्लैंड इज हेटेरोक्राइन। एग्जांपल दे दूं इसका तो पेनक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पेनक्रियास इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपका और क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये तीन मेजर एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है और भी कोई क्या बोलते हैं टाइप है और भी कोई एग्जांपल है जो रह गया है कहीं, यू आल्सो कैन ऐड। सो दिस इज, हमने दो मोड देख लिए। पहला देख लिया नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, दो टाइप, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। साइट ऑफ सिक्रीशन, कहाँ पे सिक्रीट कर रहा है उसके बेसिस पे तीन टाइप, एक्सो, एंडो एंड हेटेरो। यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। मैम यस
थायराइड ग्लैंड एक्सोक्राइन कैसे है? थायराइड ग्लैंड बच्चे, थायराइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन वो सिक्रीट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स में, साथ ही साथ वो क्या करते हैं ओवरऑल क्या बोलते हैं कैल्शियम और आयंस भी सिक्रीट करते हैं इनटू द टिश्यूज। रीजन ये है, इनका मेजर वर्क क्या है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबके बैलेंस को चेक करने में, प्लस सॉल्ट बैलेंस, ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए ये जो आयंस होते हैं ना, ये इन्हें स्टोर करके रखते हैं और टाइम टू टाइम सिक्रीट करते हैं, तो ये डायरेक्टली टिश्यूज में स्लोली सिक्रीशन करेंगे। वैसे थायरॉक्सिन हमेशा या थायराइड हार्मोन जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है और वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है, बट ये सब्सटेंसेस टाइम टू टाइम सिक्रीट किए जाते हैं वेरी स्लोली। सो दैट इज द रीजन कि वो हेटेरोक्राइन में इन्वॉल्व रहते हैं, ये इसका मेजर फंक्शन है। मैम बट थायरॉक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन तो हार्मोन्स है ना, फिर तो हम्म। वो सिर्फ एंडोक्राइन होना चाहिए था ना? नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि उनके पास जो आयंस होते हैं, जो बैलेंसिंग के लिए उनके पास सॉल्ट आयंस, कैल्शियम आयंस या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम बच्चे टिश्यूज में सिक्रीट करते हैं। वो कोई इनका बहुत ही मेजर फंक्शन नहीं है। इनका मेन काम तो मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल सब्सटेंस को मेंटेन करना है, उसके लेवल को चेक करना है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना है, ये इनका काम। बट अगर कभी बैकअप की जरूरत पड़ती है या फिर किसी चीज को पुश करने की, किसी रिएक्शन को पुश करने की जरूरत है, तो ये कैटलिस्ट या एंजाइम्स जो भी सिक्रीट करेंगे, वो सिक्रीशन जो होगा दैट विल बी इन द टिश्यूज, ये रीजन। तो एक्सोक्राइन, अगर आप एंडोक्राइन का मीनिंग क्या है कि ये कहाँ सिक्रीट कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली। और अगर इनका कंप्लीटली ओपन सरफेस में सिक्रीट हो रहा है या फिर बड़े रीजन, वाइड स्पेस में अगर सिक्रीशन हो रहा है, दैट इज एक्सो। तो ये काम इनके थायराइड ग्लैंड में भी ऐसा ही फंक्शन होता है, यही रीजन। तो इनका क्या होगा कि मेजर बिग सर्फेसेस में ये सिक्रीट करने लग जाते हैं, दैट इज द रीजन। मे बी मेरे पास एक पिक्चर है थायराइड ग्लैंड का विद द फंक्शंस, आई विल शो यू। मीन्स कहाँ पे है वो पता नहीं है मुझे अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम में, बट आई डेफिनेटली हैव, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया था। तो मैं आपको वो पिक्चर नेक्स्ट टाइम शो करती हूँ, आप मुझे याद दिलाना बस। तो उसके फंक्शन एग्जैक्टली उसके डक्ट्स कैसे काम करते हैं और वो एक्चुअली कैसे सिक्रीट करता है, मीन्स क्यों वो हेटेरो के अंदर आता है, वो मैं आपको बेटर डायग्रामेटिकली बता पाऊंगी वो पिक्चर शो करके, तब शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैम मीन्स मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन ये एक्सोक्राइन फंक्शन हुए क्या? हाँ, आप कह सकते हो, कह सकते हो। अब बताओ मिनरलाइजेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बोन से कैल्शियम ब्लड में जाता है और ब्लड से वो प्रोसेस चालू रहती है। राइट राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सरफेस। अगर अगर सरफेस जो है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के फ्लूइड्स में, अदर देन ब्लड, अगर किसी और बॉडी फ्लूइड्स में कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सोक्राइन सिस्टम में ही कंसिडर कर लिया जाता है, अनलेस वो डायरेक्टली उस टिश्यू में नहीं जा रही तब तक। तो आपको भी पता है कि ऑलरेडी आपके बॉडी में ऐसा भी रीजन है जहां पे सिर्फ फ्लूइड प्रेजेंट है, कोई टिश्यू नहीं है, कोई सेल नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर ब्लड के अलावा लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे कोई चीज का सिक्रीशन होता है, किसी भी मिनरल, हार्मोन, एंजाइम, एनीथिंग एनीथिंग, तो वो चीज, वो सारे फंक्शंस आपके एक्सोक्राइन हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो स्पेसिफिक दिए हुए हैं, या तो टिश्यू होगा या तो ब्लड होगा, यानी क्लोज एंड कॉम्पैक्ट रीजन में सिक्रीट हो रहा है तो एंडोक्राइन, वाइड ओपन एरिया में सिक्रीट हो रहा है तो एक्सोक्राइन, यही मेजर डिफरेंस है। मींस वर्ड ट्विस्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? डिफरेंस समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, शैल आई मूव अहेड? ये चेंज कर दूं मैं स्लाइड? यस मैम। ओके। उसके बाद थर्ड कैटेगरी यानी थर्ड टाइप, जिसकी वजह से जो अगेन पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करवाती है, दैट इज मोड ऑफ सिक्रीशन। अभी था साइट ऑफ सिक्रीशन, नेक्स्ट इज मोड ऑफ सिक्रीशन, यानी कैसे सिक्रीट करेंगे और अगर सिक्रीट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज होलोक्राइन, ये शायद सबने सुना होगा। होलोक्राइन मीन्स होल सेल, एंटायर सेल डाइज आफ्टर सिक्रीशन, ये हो गया आपका होलोक्राइन। एंटायर सेल
यानी वो क्या करता है, एक्यूमुलेट करके रखता है सारा सिक्रेटरी प्रोडक्ट, एंड जैसे ही उसका टाइम आ जाता है तो बर्स्ट आउट हो जाएगा और पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाएगा. सो होल सेल, एंटायर सेल डाइज आफ्टर सिक्रीशन. पूरे सेल की रिक्वायरमेंट हो रही है सिक्रेटरी प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने में. एग्जाम्पल इज सेबेशियस ग्लैंड. स्मॉल गॉबलेट सेल्स होते हैं जो हमेशा रप्चर हो जाते हैं. नेक्स्ट, मीरोक्राइन. मीरोक्राइन का एक और नाम है इपोक्राइन. ये दोनों वर्ड ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इपो और जो नेक्स्ट टाइप है एपो, उसमें वर्ड प्ले होता है और उस चक्कर में बच्चे सारा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं. ये है नॉर्मल सिक्रीशन, यानी सिंपल डिफ्यूजन की वजह से या फिर डक्ट प्रेजेंट होगा, उसकी हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, अपना सिक्रेटरी प्रोडक्ट ट्रांसफर करवा रहे हैं एट द रिक्वायर्ड साइट. सो इट इज नॉर्मल सिक्रीशन. कौन सा फेनोमेना यूज हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन. ज्यादा मेहनत ही नहीं है, बहुत ही स्मूथ एंड सिंपल तरीका है. एंड देयर इज नो लॉस ऑफ सेल्स. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. एग्जाम्पल दे दूं अगर मैं, sweat glands. That is one of the example. Then next category is apocrine. Apocrine और epo में फर्क है. epo मीरोक्राइन यानी इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस यूज हो रहा है. एपो यानी एपिकल रीजन. सेल के जो टिप रीजन होता है उसका एपिकल पार्ट होता है, वहां पे मटेरियल जो है वो थोड़े देर के लिए स्टोर होगा. स्टोर करने के बाद उनका आउटर पार्ट जहां पे स्टोर है उसका सेल मेम्ब्रेन वो रप्चर होगा एंड स्लोली वो मटेरियल बाहर सिक्रीट होगा. इसमें और होलोक्राइन में एक ही फर्क है कि पूरा सेल नहीं डैमेज होता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्मा लॉस होता है, दैट्स इट. उसके अलावा ओवरऑल सेल डैमेज नहीं होता. वो वापस से क्या करेंगे, सिक्रेटरी प्रोडक्ट फिर से बनाएंगे और फिर से एक्यूमुलेट करेंगे. दैट इज द ओनली फंक्शन. यहाँ पे एंटायर सेल खत्म हो रहा है और नया सेल डेवलप होता है. यहाँ पे वही सेल खुद को रिपेयर करके फिर से तैयार हो जाता है. यही डिफरेंस है. सो यू ऑल कैन राइट सिक्रेटरी प्रोडक्ट accumulate at apical part. और अगर बर्स्ट आउट होके निकलेंगे तो देयर विल बी स्मॉल लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म. बर्स्ट होने में या उस ट्रांसफर प्रोसेस में थोड़ा सा लॉस होगा उनका. एग्जाम्पल मैं दूं इसका, मेमोरी ग्लैंड. ओके, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स जिनके ऊपर पूरे के पूरे आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यहां तक सब कुछ समझ में आया सबको? यस मैम. मैम एक क्वेश्चन था. पूछो. मैम ये जो मेरोक्राइन ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन भी हो सकती है ना फिर? कंप्लीटली बच्चे डिपेंड करता है कि सिक्रीशन कैसा होता है. अगेन, मोड ऑफ सिक्रीशन और साइट ऑफ सिक्रीशन में फिर से फर्क है. आप कह सकते हो सकता है कि मेरोक्राइन में क्या बोलते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो. एग्जांपल्स तो हम देख रहे हैं दोनों कैटेगरीज में, कॉमन एग्जांपल्स भी आ सकते हैं. तो वो डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि एक्सोक्राइन का मीनिंग क्या है कि आउटर सरफेस पे हो रहा है. आप स्वेट ग्लैंड्स को देखकर कह रहे हो, तो दैट इज ट्रू. तो स्वेट ग्लैंड्स बाहर की सरफेस पे सिक्रीट भी करवा रहा है प्लस सिंपल डिफ्यूजन भी करवा रहा है. तो अगर कभी कोई ट्रिक क्वेश्चन पूछे आपसे कि मीरोक्राइन और एक्सोक्राइन में सिमिलैरिटीज हैं तो हैं, यू कैन ऐड ऑफ कोर्स. बट अगर डिफरेंस पॉइंट पूछ ले कि क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए आपको ये साइट एंड मोड, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. इट इज ऑलवेज देयर. ऐसा भी हो सकता है मीरोक्राइन में ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जो कि हेटेरो को बिलोंग करते हैं या एंडो को बिलोंग करते हैं, क्योंकि पोजीशन कहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं वो तो पुरानी कैटेगरी थी. यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, खुद को डैमेज करके कर रहे हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं और मे बी एक्यूमुलेशन करवा के फिर ट्रांसफर कर रहे हैं. सो मोड इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो उनमें से कोई भी कैटेगरी, इनमें से किसी भी कैटेगरी में एंटर कर सकती है. वैसे तो सेबेशियस ग्लैंड भी हो सकता है इफ यू लुक इनटू द एग्जांपल. मेमोरी ग्लैंड भी हो सकता है. सारे के सारे तो एक्सो के ही एग्जांपल्स है. अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस क्राइटेरिया के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यस मैम. ओके,
So this is about epithelial tissue. I won't take today Ma'am? much time. Yes. पूछो. मैम होलोक्राइन ग्लैंड जो है वो ऑलवेज डिस्ट्रॉय होगी क्या? Right. मींस हाँ, हमेशा डिस्ट्रॉय होंगे. मैम और सेबेसियस ग्लैंड की वजह से पिंपल्स आते हैं ना, तो Right. फिर कुछ लोगों के पिंपल्स आने के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं. देखो दोनों में फर्क है. अभी पिंपल का कॉन्सेप्ट बता देते हैं. जो आपकी सिबेशियस ग्लैंड है, यानी बहुत सारा ऑयल हमेशा एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेशन ऑयलिंग की वजह से क्या होगा, आपका नुकसान क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जर्म्स अटैक करते हैं. तो दो तरीके से पिंपल्स आते हैं. एक तो ऑयल अगर मल्टीपल लेयर्स बना रहा है तो उसकी वजह से बम्प बन जाएगा, वो बम्प की वजह से दैट इज योर पिंपल. तो वो क्या होता है, वो स्किन एक्यूमुलेशन होता है और वो आपस कुछ दिनों के बाद अपने आप चला जाता है, उसका इतना स्कार भी नहीं होता है. एक होता है अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है उस पर्टिकुलर जगह पे और उसकी वजह से हो तो बड़े बॉयल्स टाइप बन जाते हैं. ये अलग अलग टाइप के एक्नेस है. चलो अब इनमें होता क्या है. सेबेशियस ग्लैंड क्योंकि खुद को रप्चर करवा के सिक्रीट आउट करवा देते, कभी कभी ऐसा होता है, सम टाइम द पोर्स इज नॉट दैट ओपन. पोर्स ओपन नहीं है और फेस उतना क्लीन नहीं है, कंटिन्यूअसली जर्म्स अटैक कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं है, प्लस हार्मोन डिसबैलेंस बहुत होता रहता है. तो पिंपल्स आते भी टीनेजर्स को सबसे ज्यादा है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही होती है कि वहां पे ऑयल जो है वो हमेशा इकट्ठा हो जाता है. इकट्ठा होने की वजह से पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं. ब्लॉक होगा तो सेल क्या हो रहा है, खुद को भी रप्चर कर रहा है और अपने अंदर के प्रोडक्ट को भी सिक्रीट कर रहा है. तो वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. वही चीज वहां पे रहती है. प्लस वो जो सेबेशियस ग्लैंड है उसके भी नीचे मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है. हमारी स्किन जो है एक ही लेयर से नहीं बनी है. तो अगर ये जो मल्टीपल लेयर्स बने हुए हैं तो वो लेयर्स की वजह से क्या होता है कि नया जो सेल है वो मॉडिफाई हो रहा होता है इनटू सेबेशियस ग्लैंड. ये डिफरेंस रहता है. तो नया वाला मॉडिफाई होगा तब तक ऊपर वाला रप्चर होके कंप्लीटली चला जाएगा, उसके बाद आएंगे. तो इस वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअसली पिंपल्स आते ही रहेंगे. फिर अगर ये इम्बैलेंस है तो वो पिंपल आते ही रहेंगे. और समटाइम्स द पोर्स आर टू बिग. इतने बड़े पोर्स होते हैं स्किन के कि बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है बाहर. तो जितना ज्यादा ऑयल बाहर सिक्रीट होगा वो जर्म्स के लिए उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स होगा. तो उनकी कॉलोनीज बिल्ड होती जाएगी, तो वो एज ए इन्फेक्शन फैलते जाएंगे. सो पिंपल आना इज काइंड ऑफ योर इन्फेक्शन. नो डाउट ये हार्मोनल रिस्पॉन्स भी होता है, बट उससे ज्यादा बड़ा रीजन होता है द अनहाइजीनिक कंडीशन, जर्म्स का अटैक और ऑयल्स का सिक्रीशन. किसी किसी में ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. तो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा, आप कितना भी हाइजीन मेंटेन करोगे, वो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसका इम्पैक्ट भी वैसा ही रहेगा, जर्म्स भी वैसे ही अटैक करेंगे. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. ये कंटिन्यूअसली होता ही रहता है. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग दिस इशू. आपको लगता होगा ये सब कब खत्म होगा. इट विल एंड, इवेंचुअली खत्म हो जाएगा, बट फॉर नाउ यू हैव टू सफर. दैट इज द ओनली थिंग. अंडरस्टूड पंकज? बात समझ में आई सेबेशियस ग्लैंड की? यस मैम. ओके चलो, ये हो गया अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. अब आपको क्या करना है, दो होमवर्क दिए थे मैंने. आप कौन कौन से दो होमवर्क दिए थे? एक तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, एंड हमारे स्किन, ह्यूमन स्किन कैरेक्टराइज्ड है कि नहीं है वो आपको पता करना है. ये दो क्वेश्चंस. देन नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे कनेक्टिव टिश्यू पढ़कर आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर को 2 या 3 लेक्चर से ज्यादा डेडिकेट नहीं कर सकते. हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है इसमें, इससे रिलेटेड. सो नेक्स्ट क्लास में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कनेक्टिव टिश्यू. आप थोड़ा पढ़कर आओ. सबसे लेंदी जो है वो एपिथेलियल एंड कनेक्टिव ही होता है. मस्कुलर एंड नर्वस तो बहुत इजी है, एक क्लास में खत्म हो जाता है. सो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे. आज का हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया. सो आई ट्राई कि नेक्स्ट क्लास हमारी थोड़ी लेंदी हो जाए. जो आज का टाइम हमने वेस्ट किया, नेक्स्ट टाइम में मैं ट्राई करूंगी कि वो चीज हम ऑक्यूपाई करें. सो आई वोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक. आप इतना ही पढ़ो. ओके जिन बच्चों के आई थिंक वेदांत आपके कोई एग्जाम्स आ रहे हैं इस वीक या नेक्स्ट वीक? मैम इस वीक है. ओके सो कुछ बच्चों के एग्जाम्स भी है, क्योंकि जो सिन्नर के बच्चे हैं उनके तो हो गए एग्जाम्स. जो नासिक के बच्चे हैं उनका शायद अब आने वाले हैं. आप लोगों के कैंसिल हो गए तो दिवाली के बाद प्लान था. सो इसलिए भी मैं ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों का टाइम हैम्पर ना हो. सो यू डू योर एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट टू यू. बाकी बच्चे जो सिन्नर वाले बच्चे हैं, यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग. आपको आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, अब आप टेंशन फ्री हो. तो आपके पास अब यही काम रह गया, कैचअप करना सारे सिलेबस को लेकर. ओके सो दैट इज द ओनली वर्क यू हैव टू डू. Okay, so that's it for today, guys.
नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे मिलते हैं एंड देन ऑफलाइन भी है आई गेस कल या जो भी ऑफलाइन रहेगा प्लीज ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑन ऑल द ऑफलाइन एग्जाम ऑफलाइन क्लासेस आल्सो ओके चलो बाय एवरीवन टेक केयर Ma'am, यस I am not informed when the offline classes are there. बच्चे आई थिंक ग्रुप पे टाइम टेबल भेजा जाता है लास्ट टाइम भी था बट देयर वाज नो वन तो वापस से हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि कोई आया ही नहीं था अगर आप अशोका मार्ग पे हो या फिर अशोका मार्ग पे आना चाहते हो तो वहां पे ऑफलाइन 1.5 आवर्स का डाउट सेशन है यू कैन कम कल है When, ma'am? Kal? 10 to 11:30 बच्चे आपके ग्रुप पे एक बार चेक करो ग्रुप पे आई थिंक टाइम टेबल दिया हुआ है अगर नहीं मिलता है ना तो आप ये कर सकते हो आपके जो काउंसलर या मैनेजमेंट है उनसे उनको एक बार पिंग कर दो और पिंग करके उनसे हमेशा कह दिया करो कि आपको प्रॉपर अपडेट करें कब ऑफलाइन है ओके सो ये आप कर Yes, सकते ma'am. हो ओके ओके स्टूडेंट्स बाय एवरीवन टेक केयर बाय मैम।